हमारा जो टॉपिक आज के लिए है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, लेकिन हम इक्वेशन पे बात करने से पहले देखते हैं कि आखिर इस किस्म की इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें, अगर आपके पास सपोज एक बॉल है और आप इसको हवा में उछालते हैं, किसी डिस्टेंस की तरफ फेंकते हैं, तो अगर आपकी ये इंटरेस्ट हो कि ये कितना फासला तय करने के बाद ये बॉल गिरी, ठीक है, या आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी लम्हे इस बॉल की हाइट क्या थी, ठीक है, ये हमारे पास y की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसको 1 2 3 4। तो ये काम हमें बेसिकली इस इक्वेशन से मिल सकता है। असल में इस इक्वेशन की फॉर्म जो है तो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y। ये जब हम इसको इक्वल टू y करते हैं तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन की, पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन बन जाती है। तो इसके थ्रू हम इस किस्म के कर्व का बिहेवियर देख सकते हैं। अब ये कर्व कहने को तो यहां पर हमने एक बॉल को थ्रो किया है, लेकिन सपोज करें कि आपने सपोज एक एरो है, आप उसे थ्रो करते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, या एक बुलेट फायर होती है और उसको हम देखते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गिरेगी, या एक क्रिकेटर एक बॉल पे एक शॉट लगाता है तो वो सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ये सब बेसिकली अगर आप देखें तो इन सब की शेप एक पैराबोलिक कर्व है और इसके लिए इक्वेशन बनी है। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि आखिर इस इक्वेशन में हमने इस y को ये जीरो क्यों कहा, ठीक है, और फिर हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि इस इक्वेशन की मजीद एप्लीकेशंस कहां पर आएंगी। अब जैसे मैंने आपके सामने इसको ड्रॉ किया कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, नॉर्मली इसका ये x, ये माइनस x और ये y और ये माइनस y होता है। तो जब हम किसी कर्व का बिहेवियर देखेंगे जो यहां से शुरू होकर यहां पर ख़त्म हुआ है, तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें इन दो इंटरसेप्ट्स के बारे में बता सकती है कि बॉल कहां से उठी और कहां पर गिरी। तो अगर आप देखें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y, जहां जहां पर ये इस x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो देखें तो यहां पर y की वैल्यू जो है, जहां जहां पर ये इस x को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहां पर y की वैल्यू 0 है। मतलब ये जो y एक्सिस है इस पे तो यूं स्केल्स बनते हैं ना कि 1 2 3 4 5 ये 0 होता है, 1 2 3 4 5, और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो 1 2 3 4 5, जो -1 -2 -3 -4 -5। तो इस लाइन के ऊपर चूंकि ये x को क्रॉस कर रहा है और हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसको, ठीक है, इस पोजीशंस के लिए हम y को 0 कह देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखें ये बात, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको पता हो कि आखिर हमने इसको 0 क्यों किया है। अब मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, इन y इक्वल टू 0 पोजिशन पे मैं एक x1 पे इंटरेस्टेड हूं, एक x2 पे इंटरेस्टेड हूं। तो मतलब इस इक्वेशन से मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, एक x की x1 वैल्यू मिलेगी और एक x की x2 वैल्यू मिलेगी, और ये वो दो पोजीशंस होगी जिसको कि हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। मतलब ये वो जगह है जहां पर के कर्व ने x को कट किया है, ठीक है, x की लाइन को जहां पर इसने कट किया है, और ये दोनों पोजीशन मैंने आपको ऊपर दिखा दी हैं। अब इसके ऊपर मजीद बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ठीक है, इसकी बुनियाद तो पैराबोलिक से आई है, लेकिन ये इस्तेमाल
कई चीज़ों में होते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम हमें कोई देता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी कि एक साइड x है और एक साइड x प्लस 1 है और ये साइड 5 है, और हमसे पूछा जाता है कि x की क्या वैल्यू है। तो अब चूंकि मैं कह चुका हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम एक बात अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर होगा इस साइड के स्क्वायर के। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर के। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन जाएगा कुछ यूं, और इसको अगर हम मजीद सिंपल लिखें तो ये बराबर हो जाएगा इस चीज के। अब जरा गौर से देखें इस इक्वेशन को, तो जो हमारी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कुछ उससे मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है और c की वैल्यू -24 है। तो चलें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आता है। तो ये इक्वेशन अगर मैं इसको सारी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 2x² डिवाइड बाय 2 प्लस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, जो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 4। ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन ये लेक्चर चूंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है। अब इस चीज का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि x माइनस 3 भी बराबर है 0 के और x प्लस 4 भी बराबर है 0 के, जिससे हमें क्या मिलता है कि हमारे पास x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और x की वैल्यू -4 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचें तो ऊपर हमारे पास क्या था? ऊपर हमारे पास दर हकीकत एक ट्राइंगल था, ठीक है, इस तरह से 5x और x प्लस 1। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक नंबर है एक। तो हम x इज इक्वल टू -4, इस वैल्यू को तो हम कैंसिल कर देते हैं, तो हम सिर्फ x की वैल्यू 3 पे रहते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये साइड हो जाएगी 3, ये साइड हो जाएगी 4 और ये साइड हो गई 5। तो इस तरीके से बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके को यूज करके हमने एक नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमने एक ट्राइंगल के तमाम एजेस फाइंड आउट कर लिए। हमारे ट्राइंगल के एजेस हैं 3, 4 और 5। अब ये व्हाटएवर सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, जिस भी चीज़ में है, हमें यूनिट्स नहीं दिए गए थे, लिहाजा हमने भी इसके साथ यूनिट्स नहीं डाले। अब एक दूसरी बात आती है कि ये जो हम देख रहे हैं कि हमने शुरू में कहा कि ये बेसिकली एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लस x है, माइनस x है, ये प्लस y है और ये माइनस y है, ठीक है। तो ये कर्व किस किस तरह का हो सकता है? ये कर्व हमारे पास इस किस्म का हो सकता है, ठीक है। ये कर्व हमारे पास इस किस्म का हो सकता है, ये कर्व हमारे पास यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, ठीक है। ये कर्व इस लोकेशन में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है? तो ये जो हमने रूट्स निकाले थे, इस केस में इस कर्व से हमें पता चलता है कि इसके x1 और x2, इस कर्व के जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों रूट्स बेसिकली पॉजिटिव हैं, ठीक है। x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है। इस केस में हमारे दोनों रूट्स जो हैं, ये 0 है, वो माइनस की तरफ पड़े, देखें ये नेगेटिव की साइड है। तो इस कर्व के केस में हमारे पास x1 और x2 दोनों नेगेटिव हैं। इस केस में हमारे पास x1 या x2
वो कुछ भी नहीं है, वो कैलकुलेट ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये कर्व इसका और इस कर्व का इनका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब किसी भी कर्व के अंदर आपने कुछ चीजों को भी जानना है कि ये चीजें क्या हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने एक स्टैंडर्ड कर्व ड्रा करता हूं, ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक स्टैंडर्ड कर्व, ये x है और ये y है। तो इस कर्व का एक तो बिल्कुल इसके एक सेंटर के ऊपर एक हम सपोज अगर एक इमेजिनरी लाइन लगा दें, तो इसने इस कर्व को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ये और ये इक्वल हैं, तो इस लाइन को बेसिकली हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सिमेट्रिक लाइन है और इसने इसको वो किया। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलेंगे रूट्स या इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये तमाम चीज़ें हम किसी भी इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आगे जाने से पहले ये भी बताता हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। सपोज करें कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5। अब ये एक इक्वेशन है और हमने इसके रूट्स निकालने हैं। हमने बेसिकली इसके थ्रू अपने इस प्लेन के ऊपर इस डायग्राम को ड्रा करना है, हमने इस कर्व को ड्रा करना है। तो देखें, पहली बात तो ये कि चूंकि मैं रूट्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए देखें, अगर ये हमारा पैराबोलिक कर्व है यहां पर पड़ा हुआ है, तो रूट्स एग्जिस्ट करती हैं एक्चुअली इस लाइन के ऊपर। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो ये y है, ये x है, यहां पर ये दोनों जीरो हैं। इस लाइन के ऊपर y जीरो है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर y जीरो है और इस लाइन के ऊपर बेसिकली x की वैल्यू जीरो है। तो अगर मैं रूट्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, मतलब ये कि x1 और x2, तो मुझे y को जीरो लेना पड़ेगा। जब मैं y को जीरो कंसिडर करूंगा तो सिर्फ उसी सूरत में मैं ये नंबर और ये नंबर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये नंबर और ये नंबर। ठीक है, तो चलिए हमने इसको बेसिकली जीरो लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करें इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास बेसिकली ए 1 है, बी माइनस 6 है, देखें यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, और सी हमारे पास है 5। तो हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की जब रूट्स निकालते हैं, तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, आसान सी इक्वेशन है। तो हमारे पास जो दो रूट्स आती हैं वो आती है x माइनस 5, इसके फैक्टर्स वो आ रहे हैं, और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब ये है कि x की वैल्यू या 5 है या x की वैल्यू 1 है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा ये जो पॉइंट है ये 1 पे पड़ा है और ये जो पॉइंट है ये 5 पे पड़ा है। तो इस वक्त हमारे पास ये कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे ड्रॉ किया था। अब आप देखें तो ये हमारे पास 1 और 5 हो गए। अब जो हम बात कर रहे थे इसके सेंटर लाइन की, जो सिमेट्री लाइन थी, तो सिमेट्री 1 और 5 के दरमियान में होगी। अब 1 और 5 के सेंटर में क्या है? 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो 3 असल में इसका सेंटर बनता है। तो हमें इतना पता चल गया है कि पॉइंट 3 के ऊपर इसका सिमेट्री प्लेन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा,
दूसरी बात आप ये याद रखिए कि जब कभी भी आपके पास यहां पर हम देखें ना तो हमारे a की वैल्यू एक 1 के बराबर थी जो एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव याद रखिए कि जब a पॉजिटिव होगा तो आपका पैराबोलिक कर्व जो होगा वो इस तरह का होगा, लेकिन जब हमारे पास a नेगेटिव होगा तो हमारा पैराबोलिक कर्व इस शक्ल में होगा। तो ये भी हमें पता चल गया कि हमारा पैराबोलिक कर्व इस किस्म का है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका वर्टेक्स है वो कहां पर है। वर्टेक्स मैंने आपसे कहा था कि जो इसकी बिल्कुल शार्प जो एंडिंग जो बिल्कुल टिप मैक्सिमा जो होगी दैट विल बी कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स के लिए हम ये करते हैं कि हमें इस इक्वेशन से पता चल गया है कि इसका वर्टेक्स देखें, वर्टेक्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, वर्टेक्स इसका इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और इस लाइन के ऊपर हमें दो बातें जो पता चल गई हैं। एक बात हमें इस लाइन पे ये पता है कि इस पे y की कुछ वैल्यू है, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पे x हमारे पास 3 है। तो अगर मैं इस x इक्वल टू 3 को अपनी इक्वेशन में डालता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर मैं इसमें डाल दूं सपोज जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, मैं असल में y कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो y जब x की वैल्यू 3 हो तो वो बराबर होगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5, जो बराबर है 3 3 ज़ा 9 18 प्लस 5 जो बराबर है माइनस 4 के। तो मतलब है कि इस लाइन के ऊपर मैं 1 2 3 4 नीचे आ जाऊं तो यहां पे मेरा वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये -4 हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब एक और, अब मेरे पास तीन चीजें आ गई हैं। ठीक है, मैं इससे एक कोशिश कर सकता हूं अपने ग्राफ को ड्रा करने की, मतलब लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान फिर भी मसला होता है, मतलब मेरा पैराबोलिक कर्व कुछ यूं पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी सर्टेन नहीं हूं। अगर मुझे एक दो तीन पॉइंट्स और मिल जाएं तो मुझे और आसानी हो सकती है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप y को जैसे मैंने x इज इक्वल टू 3 पे किए, आप x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे सॉल्व कर लें। 1 पे ऑलरेडी हो चुका है, 1 पे इंटरसेप्ट है, अगर आप 2 पे कर लें तो आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा, अगर आप 4 पे कर लें तो आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा। लेकिन हम अब एक और चीज देखते हैं कि कोई भी कर्व हो, जरूरी नहीं है कि कोई भी हो, लेकिन अमूमन आपका जो भी कर्व आपके सामने पड़ा होगा पैराबोलिक, ये किसी न किसी जगह पे जाके इस y एक्सिस को भी काटेगा। ठीक है, जब ये y को काटेगा तो ये वो जगह होगी जहां पर कि हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यूं लिखूं, जो मेरे पास y की इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसमें अगर मैं y एट x इज इक्वल टू 0 कर दूं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 5, जो बराबर होगा प्लस 5 के। तो ऊपर वाली डायग्राम में अगर मैं देखूं तो अब प्लस 5 के ऊपर बेसिकली ये 1 2 3 4 5 प्लस 5 के ऊपर हमारा एक पॉइंट है, जो वो पॉइंट है कि जहां पर ये कर्व इसको बेसिकली इंटरसेप्ट करेगा। तो मैं अगर यहां से एक फ्री हैंड ड्राइंग शुरू कर दूं, ठीक है, और मैं इसको यू में ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास एक साइड बन जाएगी। अब देखें, पैराबोलिक कर्व इस प्लेन के अराउंड, जो हमने ये जो प्लेन बनाया है इसके अराउंड सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जो चीज यहां पर एग्जिस्ट कर रही है वही चीज इसकी दूसरी साइड पे भी एग्जिस्ट। तो आप इसी कर्व को, आप इसी से मिलता जुलता कर्व आप यहां पर बना लें, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली आपका कर्व ड्रा हो जाएगा। तो ये एक मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले तो ये कि कहाँ पर ज़रूरत पड़ी, और दूसरी बात ये कि हम इसको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम भी हमने इस पे सॉल्व किया, और तीसरी हमने ये कोशिश की कि हमने इस पे उस कर्व को रीजनरेट करने की कोशिश की। तो ये जो कर्व वाली एग्जांपल थी, इसमें आप देखें आपको अब बड़ी एक आसानी से, अगर आपको कोई बंदा कहता है कि सपोज ये मैंने एक बॉल थ्रो की है यहाँ से, ठीक है, यू में गया हूँ, ये यहाँ पर गिरी है, कोई बंदा पूछे कि यार यहां पर इस वक्त इस बॉल की क्या हाइट है, ये कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, ठीक है, या यहां पर पूछे कि इस वक्त
इस बॉल की क्या ऊंचाई है, तो ये तो आपकी जो y की इक्वेशन है, सपोज ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आप अगर इसमें x की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, सपोज यहाँ पर x0 है, यहाँ पर x1 है, 2 है, 3 है, तो आप इसके अंदर x की वैल्यूज पुट करते जाएं और y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1, आपको एक आंसर आ जाएगा। y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2, एक आंसर आ जाएगा। तो ये y की हाइट्स हो जाएंगी। तो ये होता है बेसिकली इस इक्वेशन का आपस में ताल्लुक और कैसे ये फिर इसका फंक्शन बन के इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में फिर इसके बारे में मज़ीद देखते हैं। बहुत शुक्रिया।